बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम लेक्चर नंबर 14 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, स्टैटिक डाटा मेंबर्स। उसको थ्योरेटिकली पढ़ा था और एक एग्ज़ाम्पल देखी थी उसकी। आज हम उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखेंगे और इजी वे में वो एग्ज़ाम्पल होगी और आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टैटिक डाटा मेंबर की फंक्शनैलिटी का पता चल जाएगा, किस तरह से स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो वर्क करता है और किस तरह से हम उसे डिफ़ाइन और वैल्यू असाइन करते हैं। तो टर्बो सी प्लस प्लस पे मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको कोड करके दिखाऊंगा और देखेंगे हम कि किस तरह से स्टैटिक डाटा मेंबर वर्क करता है। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। दूसरी है इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद हम क्लास बनाएंगे। एक क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई भी क्लास का नाम रख सकते हैं आप, ABCD XYZ कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे क्लास का नाम रख रहे हैं टेस्ट। फिर उसके बाद इसकी बॉडी इस तरीके से होती है, एंड पे सेमीकोलन आ जाता है और यहाँ अब हम चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइवेट डाटा मेंबर्स, प्राइवेट आते हैं, प्राइवेट जिनके अंदर हम डाटा मेंबर्स लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई भी वैल्यू जो है उसको, कोई भी वेरिएबल है उसको स्टैटिक करने के लिए हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद अब पब्लिक करेंगे। पब्लिक में हम मेंबर फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जो हम अब तक करते आ रहे हैं, वो है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। इसकी बॉडी में हम लिखेंगे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। सपोज करो मैं n को प्लस प्लस करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, या यहाँ मैं आपको समझाने के लिए सी आउट यहीं पे करवा देता हूँ। द वैल्यू ऑफ n इज़, सॉरी यहाँ पर भी डबल कोटेशन आएगी तब ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। वैल्यूज़ की हम यहाँ पर n शो करवाएंगे, जो भी वैल्यू होगी वो n के थ्रू शो होगी और हैंडल के साथ इसको ख़त्म करेंगे। ओहो, ये अब स्क्रीन ज़रा बड़ी हो गई तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद अब ये टेस्ट क्लास ख़त्म हो चुकी है और ये हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई है। टेस्ट का फंक्शन, सॉरी, टेस्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ अब हम लिखेंगे इस n को जब वैल्यू असाइन करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इंट लिखेंगे, मतलब कि किस टाइप की वैल्यू है, स्पेस क्लास का नाम और फिर रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स। रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स बेसिकली हम पहले यूज़ करते थे ताकि जब भी हम एक क्लास के बाहर उस क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते थे या उसे वैल्यू असाइन करनी होती थी या उसकी फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन करनी होती थी, तब हम क्लास से बाहर इस तरीके से लिखते थे। तो रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते थे तब भी। और यहाँ पर अब हम n को वैल्यू देंगे, n इज़ इक्वल टू
ज़ीरो कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब हम void मेन फंक्शन लिखेंगे, void main और void main की बॉडी। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन लिखेंगे ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए जो भी उस पर लिखा हुआ हो। उसके बाद हम सिंपली इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि जो है ये कंस्ट्रक्टर ही रन हो सिर्फ। तो क्लियर स्क्रीन के बाद अब क्लास का नाम टेस्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है obj1 और obj2। ठीक है, दो मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए इस क्लास के। और उसके बाद गेट ch करते हैं और फंक्शन को रन करके देखते हैं कि ये क्या हमें आउटपुट शो करता है। अभी कोई एरर आ गया, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन की, कंपाउंड स्टेटमेंट नंबर यहाँ पर। गेट ch के बाद सेमीकोलन। एक और एरर आया था वो मैंने स्किप कर दिया। अच्छा ये देखो हमारे साथ सामने वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ क्या है, द वैल्यू ऑफ n इज़ 1। फिर उसके बाद दूसरा जब चला हमारा ऑब्जेक्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो चला बैकएंड पे क्या, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन फिर से चला तो उस वैल्यू में +1 का एडिशन हो गया और उसने हमें आउटपुट शो कर दी। और आप देख सकते होगे ऊपर वाली लाइन में 1 आ रहा है और नीचे वाली लाइन में 2 वैल्यू शो कर रहा है। इसी तरीके से जितने हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे वो उतनी दफ़ा प्लस प्लस होता जाएगा इसके अंदर। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि n की वैल्यू तो ज़ीरो है तो ये स्टैटिक है, तो फिर इसकी वैल्यू चेंज क्यों हो जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऊपर से कंपाइलर स्टार्ट करेगा रीड करना। उसने हेडर फाइल्स को रीड किया, फिर क्लास सारी को रीड कर लिया कि क्लास के अंदर क्या क्या है। उसको पता चल गया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी है। फिर उसने रीड किया n की वैल्यू को जो कि थी ज़ीरो। ठीक है, n की वैल्यू ज़ीरो। अब जहाँ यहाँ पर आके जब ऑब्जेक्ट 1 बना तो कंस्ट्रक्टर चलेगा जो कि प्लस करेगा n की वैल्यू को। तो ज़ीरो उसने रीड कर ली थी एक ही दफ़ा। तो जब उसने रीड की तो n की वैल्यू में प्लस प्लस किया तो उसने 1 शो करवा दिया हमें वहाँ पर। उसने बाद में इसे रीड नहीं करना क्योंकि वो इसे रीड कर चुका है एक दफ़ा। अब वो वॉइड मेन के अंदर था और ऑब्जेक्ट 2 को रीड करेगा तो उसे एग्जीक्यूट जब करवाएगा तो ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा साथ में ही जो कंस्ट्रक्टर है वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, पिछली दफ़ा उसकी वैल्यू 1 थी obj1 में और obj2 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिक जो डाटा मेंबर है वो वर्क करता है। ये हम लिखते इस तरह से हैं, क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर करते हैं और इसको वैल्यू असाइन हम क्लास के बाहर करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गई कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी हम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।